हेलो स्कॉलर्स, कैसे हो टेंथीज़। आज हम दो मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनने का होता है, 3 नंबर का तो पक्का आता है, नहीं तो 5 का तो आगे तो बहुत बढ़िया। क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब का? देखो इसमें डेट चलते रहना, थीम वाइज है ना, हमारे थीमेटिक है तो थीम के हिसाब से देखेंगे। और ये 1804, ये सिविल कोड। इसको आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि 9th में भी पढ़ा और 10th में अभी तक हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी, तो इसको आप बताओ। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनी थी असेंबली, उसने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर सिविल कोड जो आई उसमें क्या कंपैरिजन था। यहाँ से डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इम्पॉर्टेंट है और कुछ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी बेस क्लियर के साथ। तो देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। देखो, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान था। अब ये संविधान कैसे बना था, ये 9th में हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में। फिर अब ये विचारधारा कैसे उतरी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने पढ़ा है। एनलाइटमेंट, जब एनलाइटमेंट हो रहा था नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, तो इन्हीं सब चीज़ों की ये सब दिक्कतें थी, तो इन दिक्कतों का समाधान निकालने के लिए ये विचार अपने आप उठ के आ गए, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, कि अब समानता से रहेंगे, आज़ादी के साथ रहेंगे, लिबर्टी रहेंगे, हमारे पास कोई रोक टोक नहीं, और फ्रेटर्निटी हम भाईचारे के साथ रहेंगे, एकता के साथ। तो इसी के साथ इन्होंने एक नया ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग भी निकाल दिया। फिर उसी में ही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, एक नया, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है पर मैं आपकी रिवीजन कराता हूँ, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यार नेशनल असेंबली आई कहाँ से थी। तो हमें पता है जब 1614 था ना, ये फर्स्ट टाइम बैठी थी। कैसे आई? देखो क्राइसिस चल रही थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी हमारा। उसने यूलो 16 ने बोला कि यार आप फाइनेंस मिनिस्टर, आप एडवाइस करो हमें कि कैसे ठीक करें हम इस व्यवस्था को। तो उसने बोला, सब ने बोला था डायरेक्टली, जिसने बोला तो उसको हटा दिया कि आप रिज़ाइन कर दो। फिर एक ने गोल घुमा के बात करी, बोला पार्लियामेंट पे क्यों नहीं जाते, पार्लियामेंट से बात करते ना, पार्लियामेंट विल डिसाइड कि हमें कितना टैक्स लगाना है। तो 1614 में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, उसके बाद अब बैठी है, तो कितने साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। तो इस पार्लियामेंट में है क्या? वहाँ पे पार्लियामेंट ऐसे बोला जाता फ्रांस में, तो इस पे है क्या? ये एक स्टेट जनरल थी, एक स्टेट जनरल की बॉडी थी जिसको पार्लियामेंट बोला जाता था। इसमें 3 स्टेट्स होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ये हमने बेसिक पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के सोशल स्ट्रक्चर में। तो इनके ना ग्रुप वाइज वोटिंग थी, कि जैसे फर्स्ट ग्रुप तो 1 वोट, सेकंड ग्रुप 1 वोट, थर्ड ग्रुप 1 वोट। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि हमारे जो टैक्सेस है उसको रिफॉर्म करा जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाले तो एक साथ हो जाते थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रिविलेज्ड क्लास थी। तो फर्स्ट भी और सेकंड का ना हाफ होता था। तो देखो 2 है ना, तो हम 2 को ऐसे काट के समझ सकते हैं। तो ये हाफ था। जो एडवांस क्लास थे, जो अपर मिडिल क्लास थे, वो इनके साथ में थे कि हाँ ठीक है प्रिविलेज रहना चाहिए क्योंकि हमारे बच रहे। बट बीच में जो मिडिल क्लास आए थे ना, जिसको हम बॉर्जोगीज के नाम से बोलते हैं, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने और थर्ड क्लास ने मिलके एक टीम बना दी कि नहीं भाई 1% 1 वोट होगा, ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत बात है। तो इसमें ऐसा क्यों था? क्योंकि देख फर्स्ट स्टेट में ज़्यादा 2 लोग थे नहीं, 300 थे, सेकंड में 285 थे, तीसरे में 620 थे। तो ये हमेशा ये दोनों वोट देते थे और ले जाते थे ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की वोटिंग थी। अगर पर्सन की वोटिंग हो तो ये दोनों मिलके भी अगर ज़्यादा ले जाए तो इनसे ज़्यादा था ही नहीं, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा थी 90%। तो इनको बोलते थे स्टेट। तो इन्होंने फिर भाई यहाँ से एक निकल के आता है, यहाँ पे आप नाम पढ़ रहे हो, इमेल जोसेफ साइज। ये बोलता है कि भाई कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होएगी, हम अपना ऐसे जब तक हमें 1% 1 वोट के लिए नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, हमें सेम 1% 1 वोट का सिद्धांत चाहिए। मतलब इन्होंने अपनी वोटिंग राइट्स मांगी, तो इसने बोला नहीं भाई, नो जॉइंट सीटिंग बोल दिया उसने, लुईस 16 ने। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम टेनिस कोर्ट पे मिल लेंगे। पहले एक असेंबली में मिलने की बात हुई थी, बट वहाँ पे ताला लगा दिया था, तो उन सबको भीड़ पूरी टेनिस कोर्ट में चलेगी। तो सारे लोग बाग इकट्ठे हुए 1789 में, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक निकल के आता है कि नेशनल असेंबली बनाएंगे हम अपनी। फिर इसी नेशनल असेंबली को वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमारी नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश हो जाती है 1789 तक।
तो चेंज आ गया ना, रिवोल्ट हुआ ना, रेवोल्यूशन, चेंज इन पैटर्न। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, कि जो हमारा, क्योंकि क्या होता था, एक सिटी से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो उनके जो मेजरमेंट स्केल्स रहते थे वो अलग अलग रहते थे। कहीं पे किलोग्राम को कुछ मतलब किलोग्राम को 1000 ग्राम होता है, तो कहीं पे 800 ग्राम उसको मेज़र कर रहे थे, कहीं 900 ग्राम, तो बहुत मिसमैच था। और मेजरमेंट में भी कपड़ा अगर छोटा बड़ा होता था, एक स्टेट का, एक जगह का 6 सेंटीमीटर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तो वो सब सिस्टम हटा के एक यूनिफॉर्म ट्रेड कॉमर्स लेके आया। फिर क्या है, जो फ्रेंच है ना, कॉमन लैंग्वेज बन गई। अब सब, पहले सिर्फ अपर क्लास और फर्स्ट क्लास बोलते थे, अब सब लैंग्वेज बोलेंगे फ्रेंच। तो यहाँ से एक सेट हो गया पैटर्न, एक हमारी नींव तैयार हो गई रेवोल्यूशन के लिए, जनता अवेयर हो गई। यही सब था एनलाइटनमेंट का असर। अब वही आगे चलता है, यहाँ पे आता है हमारे नेपोलियन पावर में। नेपोलियन पावर में आते तो नेपोलियन बोलता है कि यार मैं ना अबॉलिश कर दूँगा ये जो इन्होंने नीति लगा रखी ना प्रिविलेज क्लास की, कि इनको छूट है जन्म से ही, इसको मैं हटा दूँगा, कैंसिल, अबॉलिश कर दिया उसने। उसने बोला कि यार समानता है, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, लॉ के सामने सबकी समानता, सब एक भाव से है, और सबको राइट है किसका, प्रॉपर्टी का, कि वो अपनी अपनी ज़मीन रख सकते, खरीद सकते। इसके वजह से अब देखो फेडरल सिस्टम अबॉलिश हो जाएगा। फेडरल सिस्टम क्या होता था कि एक भाई एक लैंडलॉर्ड होता था, लैंडलॉर्ड के अंडर काम करते थे, जिसको हम सर्वडम और फिefडम बोलते थे। तो वो सिस्टम भी इसने अबॉलिश कर दिया था। पीजेंट फ्री हो गए थे, किससे, सर्वडम सिस्टम। सर्वडम क्या था कि एक तो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के नीचे फिर एक जिसने बोला कि मैं इस पूरी ज़मीन की खेती बाड़ी करूँगा, वो बंदा, और उसने फिर जो नीचे एक हो गया हेड, इसके नीचे आ गया डीलर। फिर डीलर हायर करता है कि यार तुम लेबर्स को कि तुम्हें ये काम करना है यहाँ पे। तो ये वाला सिस्टम भी उसने कैंसिल कर दिया, बोले अब जो ज़मीन पे काम करेगा उसका राइट है। और मैनोरियल ड्यूज़ भी बोला कि जो तुम्हारे ड्यूज़ है, जो तुम्हारी बचत बाकी है, इससे क्या करते थे ना, ये डेप्थ ट्रैप में लेके चले जाते थे, डेप्थ ट्रैप हो जाता था, तो ये गलत था। तो ये इससे फ्री कर दिया उसने ना गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। ये क्या था, ये था कि मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाके जो टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स, कौन सा टैक्स बताओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे कौन सा टैक्स लगता है, ICST लगता है या CST लगता है, CGST, तो IGST लगता है, इंटरस्टेट। तो इसने ये रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी थी। दूसरा क्या था, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न था ना वो सिंपल कर दिया। बोले किसी कोई समस्या सेंट्रलाइज तरीका, इस जगह पे आओ, यहाँ पे एक काम कराओ, हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज तरीका कर दिया। और इसका एक विचारधारा थी कि यार इगैलिटेरियम होना चाहिए। क्या चीज़ इगैलिटेरियम, कि सबको समानता भाव से, कि यार जो काबिल है, जो लायक है, उसको आगे लेंगे, मेरिट बेस्ड रहेगा, पेट्रियोटिक रहेगा, कि देशवाद होना चाहिए, और जो उसकी रैंक है उसके हिसाब से उसको डेजिग्नेशन दे देंगे। तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के कॉन्स्टिट्यूशन पे और 1804 सिविल कोड, जो कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभी हमारा था। अगर आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, कि वो भी आपको मदद करे एग्ज़ाम पास होने में। जय हिंद, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।